तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 9। तो 10A का क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं आपके पास, इनकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं हम पहले। तो सबसे पहले लिखा हुआ है गिवन दैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फिगर्स गिवन है ए और बी पार्ट की सूरत में, और इसमें मैं एक चीज़ बताई गई है कि AOB और COD जो हैं इन दोनों फिगर्स के अंदर वो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अगर ये AOB और COD इसमें स्ट्रेट लाइंस हैं तो इन फिगर्स को देखते हुए जो अननोन्स हैं यानी जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता उनकी वैल्यूज़ फाइंड करके दिखाएं। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑब्वियस है, यहाँ पे क्लियर विजिबल भी है कि AOB यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे COD एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये चीज़ें इसके अंदर ऑब्वियस हैं, ये हमें खुद से बता भी दी गई हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी आसान रहे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका पार्ट नंबर A और देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ अननोन है जो हमने फाइंड करके दिखानी है। तो ये पार्ट नंबर A की मैंने फिगर बना ली है। तो इस चीज़ को पहले डिस्कस करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, या आप कह लें आप एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का लाजमी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ ही हमने यूज़ करनी है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आपको सवाल समझने में भी और आसानी होगी। तो आइए पहले छोटा सा एक डिस्कस कर लेते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप लेट से कंसीडर कर लें आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसको एक और स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, लेट से ये एक और स्ट्रेट लाइन है। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ लाइन नंबर 1 और इसका नाम रख लेता हूँ लाइन नंबर 2। इसको L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं वो पॉइंट ये है। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करें तो वहाँ पे आपको हमेशा जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नज़र आएंगे। कैसे? एक एंगल है ये, इसका नाम मैं रख रहा हूँ एंगल A, एक एंगल ये बनेगा, ये बन रहा है एंगल B, ठीक है, एक एंगल ये बनेगा, इसको बोलूँगा एंगल C, मैं खुद से नाम रख रहा हूँ, और एक एंगल ये बनता है, इसको बोल रहा हूँ एंगल D। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब भी दो स्ट्रेट लाइंस, जिस तरह एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये वाली स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे A के ऑपोजिट एंगल क्या है? B, तो A और B कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से C के ऑपोजिट क्या है? D, तो C और D कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद रहे ये तब बनेंगे जब दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी एक दूसरे को। तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रही होंगी उस पॉइंट पे जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो बेसिकली कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल A का वर्टिकली ऑपोजिट जो बनता है वो B, उसके सामने वाला, एंगल C का जो वर्टिकली ऑपोजिट बनता है वो उसके सामने वाला यानी D। तो एंगल A और एंगल B भी इक्वल होंगे। इनको वर्टिकली ऑपोजिट कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वल होंगे, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, इसी तरीके से एंगल C और एंगल D भी इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये एंगल्स जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जहाँ पे भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट पे जो ये ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही कह रहे होते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस करना है। तो आपने याद रखना है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं तो वो जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जिस पॉइंट पे टच करती हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट के जो ऑपोजिट एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के लिहाज से क्या कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे A का ऑपोजिट B है, मैंने यहाँ पर रख के दिखाया, ये इक्वल है, और C का ऑपोजिट D है, तो ये भी आपस में इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसी चीज़ को आपने जहन में रखना है और अब हमने करना है अपना पार्ट नंबर A। तो देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही बताया हुआ है कि AOB और COD जो है स्ट्रेट लाइंस हैं। तो AOB एक ये स्ट्रेट लाइन है, COD और एक ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो देखें जब दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं और ये कट भी कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो देखें COD और AOB इस पॉइंट पे टच कर रही हैं, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो कट या इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जैसे एक एंगल तो ये बन रहा है और तीन एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। याद रहे जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो जस्ट यही हैं, AOB और COD। ये जो दो आपके पास रेस बनी हुई हैं, E और F जो बनी हुई हैं, ये आपके पास इसके अंदर नहीं मैं अभी कंसिडर कर रहा, मैं जस्ट दो स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ, AOB
और COD। तो इस 117 के ऑपोजिट एंगल कौन सा आएगा, वो A आएगा, 30 आएगा या 40 आएगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल एंगल देखा जाएगा जो दोनों लाइंस के दरमियान है। तो C और ये जो C से लेकर यहाँ B तक जो एंडिंग पॉइंट है हमारे पास, और ये जो A से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बन रहा है वो 117 है। तो ये इक्वल भी वहाँ से उसी के होगा जो टोटल बनेगा। टोटल का मतलब इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, क्योंकि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो आपके पास 117 भी ऑपोजिट एंगल आएगा उस सारे के इक्वल, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो आपके पास टोटल एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट बनेगा इस टोटल एंगल के, याद रखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि आप 117 को एक एक बार रख दें। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब होता है कि वो जो एंगल बनेगा वो भी वहाँ पे भी कंप्लीट एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि जो जिसके कुछ पार्ट्स हुए हों। ये कुछ एंगल्स का 3 पार्ट्स हुए हैं, एक का नाम A डिग्री है, एक का नाम 30 और एक का नाम 40। तो इसका मतलब 117 जो है इक्वल आएगा इन सब के, ये इन सब के वर्टिकली ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है वर्टिकली ऑपोजिट होने का मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो भी टोटल बनेगा वो इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब अगर आप इन तीनों को सम करो, यानी A डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इन तीनों को सम करो तो ये इक्वल आना चाहिए किसके, 117 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा अभी इसको इस तरह लिखूंगा, वर्टिकली पूरा, आप पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी नोटेशन है ज्योमेट्रिकल यूज़ की जाती है, ऑपोजिट, ठीक है, और एंगल्स, इसको इस तरह लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे 117 है तो इसका ऑपोजिट एंगल बनता है ये सारा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैंने इन तीनों को प्लस कर लिया, तीनों को प्लस कर लिया। तो ये इक्वल होने चाहिए 117 के, तो ये इक्वल होने चाहिए 117 के। इसमें अननोन क्या है, ये लोअर केस लेटर A, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये तो बेसिकली मैं पॉइंट्स एक तरह के दिए हुए हैं जो इनके एंडिंग पॉइंट्स हैं या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो हमें जो लोअर केस लेटर होता है ये फाइंड आउट करना होता है, ये अननोन है हमारा, यानी A अननोन है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो 30 + 40 आपके पास क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 117 डिग्री। ये +70 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ -70 करवा दें। तो 117 में से आपने माइनस करना है 70 डिग्री, तो आपके पास आएगा 47 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से अगर मैं कंपेयर कर लूँ या इसको ऐसे लिख लूँ, A = 47, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, वो क्या है, 47। बस आपने ये याद रखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस के दरमियान टोटल एंगल है वो उसके लिहाज से इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये टोटल एंगल था 117, तो ऑपोजिट देखने के लिए भी आपको ये टोटल ही देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ा, प्लस, और किसके इक्वल रखा, 117 के। तो इस तरह मेरे पास हो गया पार्ट नंबर A। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर B। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर B की फिगर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं अननोन क्या है। तो इसमें एक लोअर केस लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है C, एक ये फाइंड आउट करना है, एक लोअर केस लेटर यहाँ पे है B, और यही लेटर यहाँ पे मौजूद है B। यानी 2 अननोन्स फाइंड करने हैं, एक B फाइंड करना है और एक C फाइंड करना है। ये O सेंटर है इसका, जिसको O लिखा हुआ है और कैपिटल है, तो ये जस्ट इसके पॉइंट्स की इंडिकेशन होती है। हमने ये लोअर केस लेटर होते हैं ये फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो और ये भी बताया हुआ है कि AOB भी एक स्ट्रेट लाइन है और COD भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पे टच कर रही हैं। अब हमने देखना हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें कि जिससे की मदद से हम B को भी फाइंड आउट कर लें और C को भी फाइंड आउट कर लें। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आप यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी लास्ट वाली मैंने सवाल में अप्लाई की है कि यानी जब भी 2 स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी तो जिस पॉइंट पे कट करेंगी उनके ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। तो आप देखें यहाँ पे भी एक अननोन है और यहाँ पे भी अननोन है, तो 7B को C के इक्वल रख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तब तक जब तक इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू ना पता चल जाए। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन तब जब हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी हमें ऐसी हेल्प करने वाली है जो हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगी। तो अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स याद हों और आपने देखे हों तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो टोटल एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री का, और ये 180 डिग्री ही रहता है, चाहे इसको कोई लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। लेट से ये 180 को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, कुछ एंगल यहाँ पे हो जाए लेट से A, कुछ एंगल यहाँ पे हो जाए लेट से B, तो तब भी इनका सम क्या रहता है, 180 के इक्वल ही रहता है। और इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये एक ही कॉमन पॉइंट के साथ की मदद से बन रहे होते हैं। तो एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स साथ साथ, तो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल रहता है। तो अगर आप इसी चीज़ को कंसिडर करें तो यहाँ पे जो ये लाइन है AOB, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये वाला टोटल एंगल जो है
मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टोटल एंगल इस लाइन के ऊपर, मैं जस्ट इस लाइन की बात कर रहा हूँ ए ओ बी की, तो इस पे जो ये टोटल एंगल है स्ट्रेट लाइन पे कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180, जिस तरह मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो इन दोनों का सम आना चाहिए 180 के इक्वल, क्योंकि ये दो एंगल्स हैं जो कि डिवाइड हुए हैं 180 में से, और एक ही कॉमन पॉइंट की मदद से इनका एक ही कॉमन वर्टेक्स है, तो इनको मैं कहूँगा ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो यानी इन दोनों को सम करके मैं 180 के इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7b डिग्री प्लस 3b डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रॉपर्टी लास्ट भी मेंशन करनी है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एडजेसेंट का जस्ट ए डी और जे लिख रहा हूँ, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल थे। तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे आपको पता है, 10 भी हो जाएगा, और 180 वैसे ही रह जाएगा, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करूँगा तो डिवाइड होगा, या आप कह लें दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, और ये 0 0 से कैंसिल, तो जस्ट इसका आंसर आ जाएगा b डिग्री इज़ इक्वल टू 18 डिग्री। तो डिग्री से अगर कंपेयर कर लूँ तो मैं b को लिख सकता हूँ कि b जस्ट आ गया मेरे पास 18, ठीक हो गया। तो b की वैल्यू आ गई है 18, तो b तो निकाल लिया, अब क्या बचा हमारे पास c। तो c को फाइंड आउट करने के लिए अभी जो मैंने लास्ट पार्ट में यानी इसी का पार्ट नंबर ए में जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो अब मैं कर सकता हूँ यूज़, क्योंकि मुझे एक की वैल्यू पता चल चुकी है। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, और आपको मैंने बताया था जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, और उनको कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं ए ओ बी और सी ओ डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, और ये पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो ऑपोजिट एंगल बनता है सी का ऑपोजिट बनता है 7b। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यही मैं लिख लेता हूँ कि सी इक्वल होना चाहिए 7b डिग्री के। और आगे रीज़न क्या लिखूँगा, आगे रीज़न मुझे पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखें सी तो वैसे ही रहने देते हैं, 7 को भी वैसे ही, बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 18, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इस बी की जगह पे, यहाँ पे आ गया 18। तो आपने जस्ट 7 को अब 18 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो 7 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 126, तो यहाँ पे आ जाएगा 126 डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो अगर हमारे पास सी का आंसर आता है तो 126। तो हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, एक आई है 126, एक आई है 18। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और इसका ए और बी पार्ट।